Hi guys, welcome to my channel Khushi Vasan. I hope you guys are fine and doing well. Welcome to my channel first of all. आज हम लोग राइज इन चाइनीज इकोनॉमी करेंगे एज प्रैक्टिस्ड और अब से वीडियोस लगातार आएंगी. आपको पता है पिछले में थोड़ा सा गैप हो गया, नहीं तो मैं अभी तक ये पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश करवा देती, बट इवेंचुअली आई होप सब लोगों को पता ही है दैट आई गॉट कोविड, सो इसलिए आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो. सो अब जो है बैक टू बैक वीडियोस आएंगी, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो. अब I'm absolutely fine. Alright, so and thank you so much all of you for all your wishes, all your get well soon messages, all your lovely messages. I love you guys so much. चलिए जी शुरू करते हैं. Without doing further ado, let's just begin and let's just start with the session. तो आज हम लोगों को राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी करना है. ये पार्ट 3 है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे हैं. जिन्होंने नहीं देखा मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, यहीं कहीं आपको मिल जाएगा. ठीक है जी. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने एशियान और यूरोपियन यूनियन को डिटेल में किया है. अब हम बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. और उसके बाद ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, बट इसका एक एडेड टॉपिक बचेगा. बहुत सारे एडेड टॉपिक्स बचेंगे वैसे तो, बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ब्रिक्स पे आएगी. ठीक है जी. सो राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी फटाफट से शुरू करते हैं. आ जाइए. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, तो भैया हम लोग, आप चैप्टर का नाम समझो. चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. मतलब कि कौन कौन से नए सेंटर्स ऑफ पावर हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है. यूरोपियन यूनियन एक नया सेंटर ऑफ पावर है. क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है. सेम विद एशियान एंड सेम विद चाइना. बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि चाइना 2030 2040 तक एक सुपर पावर बना होगा. तो आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि वेदर व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये सही है कि क्या यूएसए को सुपरसीड कर पाएगा चाइना. सो डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चलिए बात करते हैं. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द चाइनीज इकोनॉमी. तो भैया सबसे पहले तो मैंने चाइना की इकोनॉमी को 2 भागों में बांट दिया है. एक है 1949 से लेके 70s तक और एक है 1970s ऑनवर्ड्स. ठीक है जी. एक है 1970s 49 से मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी 1949 के अंदर. जैसे इंडिया रिसीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, चाइना अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1949. ये हमने इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में भी किया था. तो जब चाइना को 1949 में आजादी मिली, उसके बाद से 1970s तक चाइना की क्या इकोनॉमी थी, और फिर 70s ऑनवर्ड्स ऐसा क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी भैया इंटू 3 इंटू 10 इंटू 20 मल्टीप्लाई करती चली गई और आज इस मुकाम पे है कि वो यूएसए को टक्कर दे सकती है. सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट इट. 1949 से 70s तक चाइना की इकोनॉमी, आपको याद है जैसे हमारी कंट्री में हम लोगों ने, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तो हम लोगों ने इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बंद करके रखे हुए थे. हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन नहीं था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था. वैसा ही कुछ हाल था चाइना का. ओके, वैसा ही कुछ हाल था आपके चाइना का. चाइना की इकोनॉमी थी कमांड इकोनॉमी और वो चलती थी कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स पे. किसके प्रिंसिपल्स पे चलती थी? कम्युनिज्म के प्रिंसिपल्स पे चलती थी. और कौन चलाता था इकोनॉमी को? जो इकोनॉमी थी चाइना की वो चलती थी माओ जेडोंग के प्रिंसिपल्स पे. ओके, कम्युनिज्म के प्रिंसिपल पे, माओ जेडोंग के प्रिंसिपल पे चाइना की इकोनॉमी जो है वो रन करती थी. इतनी बात सबको समझ में आई है. तो 1949 से लेके 1970s तक चाइना की इकोनॉमी बहुत क्लोज थी. चाइना की इकोनॉमी के अंदर देयर वाज, ऐसा नहीं था कि मतलब चाइना के अंदर ग्लोबलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, लिबरलाइजेशन था. नहीं, चाइना की जो इकोनॉमी थी काफी क्लोज्ड इकोनॉमी थी. आप समझ सकते हैं जो यूएसएसआर की इकोनॉमी आपने पढ़ी है ना चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में, कुछ वैसी इकोनॉमी थी चाइना की 1949 से लेके 70s तक. ठीक है. फिर उसके बाद चाइना को हुआ यार नहीं, हमें कम्युनिज्म तो जिंदा रखना ही रखना है. ठीक है, अपने कम्युनिज्म को हमें कुछ नहीं होने देना, लेकिन कम्युनिज्म के साथ साथ हमें समय के साथ साथ बदलने की भी तो जरूरत है. ठीक है. आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं आपको? आपके पेरेंट्स आपको ये बोलते हैं ना कि यार हमको तो, वो आपके साथ साथ भी चेंज होते हैं लेकिन अपने प्रिंसिपल्स, अपने वैल्यूज भी वो अपने पास रखते हैं. ओके, सिमिलरली चाइना ने भी यही किया कि चाइना ने कम्युनिज्म का साथ छोड़ा नहीं,
लेकिन चाइना ने नए तौर तरीके दुनिया के जो थे वो सीख लिए और चाइना ने ये सारे चेंजेस लेके आए अपनी इकोनॉमी के अंदर। क्या क्या चेंजेस हैं एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो चाइना जो आइसोलेटेड था, जो किसी से बात नहीं करता था, जो बिल्कुल भी किसी में इंटरेस्टेड नहीं था, चाइना ने अपना रिलेशन एस्टैब्लिश किया। सबसे पहला रिलेशन एस्टैब्लिश किया सीधा यूएसए से 1972 के अंदर। ओके, सो क्लोजर टाइज विद यूएसए 1972। चाइना ने अपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन को खत्म किया यूएसए के साथ रिलेशंस मेंटेन करके 1972 में। बाय द वे, बच्चे मुझसे नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, ये सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद चाइना ने सबसे पहला स्टेप, याद है वो वाली पिक्चर हमने करी थी जिसके अंदर चाइना जो है वो नीचे बैठा हुआ था और यूएसए सार बेंच पे बैठे हुए थे, कोल्ड वॉर एरा की पिक्चर थी जिसके अंदर यूएसए का हैंड जो है वो चाइना किस कर रहा था। ओके, तो उससे आप समझ सकते हो, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भैया चाइना ने अपने रिलेशंस यूएसए के साथ एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए थे 1972 के अंदर। ओके, कम्युनिज्म तो फॉलो कर ही रहा था लेकिन साथ साथ यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद जाओ इनलाई जो वहां के प्रेमियर थे, जो वहां के लीडर थे चाइना के, इनके स्पेलिंग याद कर लेना, ZHOUENAENLAI। ओके, तो इन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशंस इंट्रोड्यूस करी। ठीक है जी, चाइना के जाओ इनलाई ने 4 मॉडर्नाइजेशंस इंट्रोड्यूस करी, 4 ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करी जिससे चाइना की इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ा। ठीक है, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर लेके आए वो, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन लेके आए, एग्रीकल्चर के अंदर बर्ताव, एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस लेके आए, इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस लेके आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज किया और मिलिट्री के अंदर मॉडर्नाइजेशंस लेके आए। ठीक है जी, तो ये मॉडर्नाइजेशंस कौन से ईयर में आई थी? ये मॉडर्नाइजेशंस आई थी आपकी 1973 के अंदर। ओके, 1973 के अंदर ये मॉडर्नाइजेशंस आई थी। फिर देंग शियापिंग, ओके, देंग शियापिंग एक और लीडर थे चाइना के जिन्होंने ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया 1978 के अंदर। 1978 के अंदर उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा बच्चा बाड़ी? ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा। ओपन डोर पॉलिसी से हमारा क्या मतलब है कि भैया अब हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारी कंट्री के बॉर्डर जो हैं वो खुले हैं, आओ हमसे इंपोर्ट करो, हमसे एक्सपोर्ट करो, देश का पैसा अब देश में नहीं रहेगा, अब बाहर का पैसा भी देश में आएगा और देश का पैसा भी बाहर जाएगा। सो ओपन डोर पॉलिसी मतलब कि ट्रेड अलाउ कर दिया, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अलाउ कर दिए देंग शियापिंग 1978। ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। ट्रेड बैरियर्स मतलब वो चीजें होती हैं जो ट्रेड करने से रोकती हैं एक कंट्री को। ठीक है, तो वो ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया, उन ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया गया और कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करे जिससे उनका देश मतलब चाइना जो है वो बाहर वाले देशों के साथ क्या कर सकता था? ट्रेड कर सकता था। ओके, सो ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहां पे अब फॉरेन इन्वेस्टर्स मतलब बाहर के इन्वेस्टर्स अब आएंगे और बाहर के इन्वेस्टर्स अपनी एंटरप्राइजेस सेट करेंगे। ठीक है जी, अपनी कंपनियां सेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कोई भी एमएनसी आया, मैकडॉनल्ड्स आया, ठीक है, तो मैकडॉनल्ड्स क्या है? मैकडॉनल्ड्स यूएसए की एंटरप्राइज है जो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश हुई है। समझ आया? वैसे ही चाइना के अंदर भी अब ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। ठीक है, सो ये चीज थी। नए ट्रेडिंग लॉज आए भैया, ठीक है, बड़े सारे नए नए ट्रेडिंग लॉज आए जिससे अब चाइना बाकी सारे देशों के साथ ट्रेड कर सकता था। ओके, जिसकी वजह से चाइना के फॉरेन ट्रेड में बहुत पैसा आने लग गया। ठीक है, फिनोमिनल राइज इन फॉरेन ट्रेड, बाहर से चाइना ट्रेड कर रहा था और अब चाइना जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट बन चुका था ट्रेडिंग की। सीधी सी बात है यार, चाइना क्यों नहीं बनेगा बिगेस्ट मार्केट? उसके पास सबसे चीप लेबर है, ठीक है, उसके पास एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे चीप लेबर, सबसे आसान तरीके से टेक्नोलॉजी वहां पे मिल जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंसान जो एक इन्वेस्टर होगा वो तो बहुत आसानी से चाइना के अंदर जाके इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसको तो मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा और चाइना तो अपना गेन कर ही रहा था। सो न्यू ट्रेडिंग लॉज लेड टू फिनोमिनल राइज इन द फॉरेन ट्रेड।
चाइना हैज बिकम, अब चाइना आज की डेट पे अगर मैं बोलूँ तो चाइना आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका है फॉरेन ट्रेड की। अगर मैं कोविड के पिछले 2 साल हटा दूं तो आज के समय में चाइना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका है फॉरेन ट्रेड की, जहां पे कोई भी इन्वेस्टर आंख बंद करके इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि रिटर्न्स आएंगे। ओके, और उसके बाद चाइना का एक और बहुत अहम स्टेप था, इंपॉर्टेंट स्टेप था, जो था चाइनाज एक्सेशन टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेशन किया 2001 के अंदर, ठीक है। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेप्स ऑफ चाइना ऑफ ओपनिंग इट्स इकोनॉमी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, मतलब कि पहले जो एग्रीकल्चर था, जो एग्रीकल्चरल लैंड था, वो पहले गवर्नमेंट ओन करती थी, बट अब एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो एक इंसान ओन करेगा और उसका प्रॉफिट और उसका जो नुकसान है वो एक इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता था, ओके। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री भी लाया गया। तो ये सारी चीजें चाइनीज इकोनॉमी में आई। सो दैट वाज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं क्वेश्चंस नोट्स में बना के देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अगर पूछा जाए कि 1970s ऑनवर्ड्स क्या क्या चेंजेस आए, तो ये सारे चेंजेस आप मेंशन करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये आपको रिटन फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब इतना सब कुछ अच्छा 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 हो रहा होगा तो कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होगा, देयर माइट बी सर्टेन नेगेटिव इम्पैक्ट। बुक को लेके बैठो यार जिसके पास बुक नहीं है, ठीक है। तो कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बिंदा, सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से हुआ होगा, ठीक है। अच्छा एक बात सुनना मेरी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है ना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कौन से ईयर में हुआ था ये नोट कर लो एक बार, प्लीज लिख लो इसको कहीं पे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 1982 में हुआ, ठीक है। 1982 के अंदर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, और इंडस्ट्री का जो प्राइवेटाइजेशन था ना बच्चा, वो हुआ था 1998 के अंदर, ठीक है। 1998 के अंदर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 1982 के अंदर हुआ। अब इतना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो कोई तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ना चाइना की राइज इन चाइनीज इकोनॉमी का। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ होगा, कुछ तो नेगेटिव होगा। तो 6 पॉइंट्स मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट के लिखे हैं, ये बेटा तुमको मिल जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, चलो जहां पे भी है नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना बुक में ही दे रखा है तुम्हारे, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू गोना फाइंड इन योर बुक ओनली, कि व्हाट ऑल आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो एक बार वो भी ना आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है भैया? नेगेटिव इम्पैक्ट है कि भैया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफॉर्म्स हो रही थी, ठीक है। जो रिफॉर्म्स हैं वो इक्वल तरीके से इक्वल भागों में नहीं बट रहा था। रिच को और ज्यादा मिल रहा था, पुअर को और कम मिल रहा था, जिसकी वजह से रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा था। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप कहोगे मैम इंडस्ट्रीज आ रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रही थी, ठीक है। सो देयर वर 100 मिलियन पीपल एक्चुअली हु वर लुकिंग फॉर जॉब्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक इंसान, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी ना बेटा, देखो टेक्नोलॉजी वाज इंक्रीजिंग, तो जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इंसान की जो जॉब है वो तो खाई जाएगी बाय टेक्नोलॉजी। सो दैट हैपेंड, दैट राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। 100 मिलियन पीपल, देयर वर 100 मिलियन पीपल हु एक्चुअली वर लुकिंग फॉर जॉब्स, ओके। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का राइज हो रहा था। उसके बाद फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट और फीमेल जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत बहुत बदतर होती जा रही थी, ठीक है। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फीमेल वर्किंग कंडीशन वाज नॉट गुड। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, सीधी सी बात है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होंगी हमारी कंट्री में भी। जब ग्लोबलाइजेशन आया, जब प्राइवेटाइजेशन आया, तो इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा खासा असर हुआ। सिमिलरली चाइना में भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, ठीक है। वो लैंड जो खाली पड़ा रहता था या वो लैंड जो फॉरेस्ट लैंड था उसको काट के इंडस्ट्री बनाई गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा भैया, क्लाइमेट चेंज होगा, उससे कंट्री को प्रॉब्लम होगी। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड। करप्शन बढ़ गई, ठीक है। और इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंक्रीज हो गया। रिच वर बिकमिंग रिचर एंड पुअर वर बिकमिंग पुअरर,
ओके, सो इनइक्वालिटी ऑफ रूरल एंड अर्बन रेसिडेंट, वो लोग जो रूरल रेसिडेंट पे रहते थे चाइना उसका कुछ खास ध्यान नहीं रखता था, और अर्बन रेसिडेंट को ज्यादा बेनिफिट दिया जाता था। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है चाइना की इकोनॉमी का। ठीक है जी, ये तो बात होती है सिर्फ चाइना की। अब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के बारे में। इसको मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि इसको डिटेल में आपकी बुक में भी नहीं दे रखा है। हमने इंडिया फॉरेन पॉलिसी में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, हमने इसको इंडिया फॉरेन पॉलिसी में बहुत डिटेल में पढ़ा है। लेकिन आपको मैं जरूर बताऊंगी कि एक्चुअली में इंडो चाइना का क्या नेगेटिव है, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में क्या नेगेटिव चीजें चल रही हैं, ठीक है, या क्या नेगेटिव हुआ है पास्ट में, और आई एम सो सॉरी, और इंडिया और चाइना के बीच में क्या पॉजिटिव चीजें चल रही हैं। ठीक है जी, सो इंडिया एंड चाइना का नेगेटिव क्या है? सबसे पहला है तिब्बत इशू। याद है हमने इंडिया फॉरेन पॉलिसी में किया था कि तिब्बत जो है 1950 के अंदर चाइना ने तिब्बत को इनैक्स कर दिया था, और चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल में ले लिया था अपने, और उसके बाद फिर तिब्बत के जो दलाई लामा थे, ठीक है, दलाई लामा जो स्पिरिचुअल लीडर थे तिब्बत के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब 1959 में जब तिब्बत की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो तिब्बत के जो दलाई लामा थे उन्होंने उधर का बॉर्डर क्रॉस किया। ठीक है, तिब्बत का मतलब चाइना का बॉर्डर क्रॉस करके वो इंडिया के अंदर आ गए, और इंडिया ने दलाई लामा को, जो वहां के स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनको क्या दिया, उनको शरण दी, उनको हम लोगों ने जो है एक रेफ्यूजी स्टेटस दिया, उनको हमने रिकॉग्नाइज किया, उनको हमने शेल्टर दिया, जिसकी वजह से चाइना के लोग ऑफेंड हो गए थे। तो एक ये तिब्बत इशू है। ठीक है, चाइना के लोगों का ये कहना था कि इंडिया जो है वो एंटी चाइना एक्टिविटीज अलाउ कर रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया, चाइना का क्या कहना था? चाइना का कहना था कि इंडिया जो है वो एंटी चाइना एक्टिविटीज अलाउ कर रहा है। कहां पे अलाउ कर रहा है? इंडिया के अंदर अलाउ कर रहा है। उसके बाद 1962 का वॉर, ये कैसे भूल सकते हैं हम? ये तो एक ऐसा वॉर था जहां पे हमें हमारे दोस्त ने पीछे से एक छुरा खोपा था। ओके, तो ये एक ऐसा वॉर था जिसके अंदर आपके चाइना ने दो एरियाज पे, एक नेफा वाला एरिया नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, और एक आपका अक्साई चिन वाला एरिया, इन दोनों जगहों पे अटैक किया था। ठीक है जी, याद है, आ गया सब लोगों को? इंडिया फॉरेन पॉलिसी में कर रखा है हम लोगों ने, टर्म 1 जिसने पढ़ा है उसको आता है अच्छे से। ठीक है, दो एरियाज थे हमारे, अक्साई चिन और नेफा, उस पे किया गया था अटैक। ठीक है, एक नेफा में अटैक हुआ था अक्टूबर 1962 में, और अक्साई चिन पे अटैक हुआ था नवंबर 1962 में। नेफा, जिसको नहीं पता, नेफा अरुणाचल प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, और अक्साई चिन लद्दाख के पास है। ओके जी, सो ये वॉर हुआ, हमें पता ही नहीं था, हमें ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हमारे बॉर्डर्स जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू गार्डेड थे। ओके, वी हैड नो आइडिया कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे साथ। और चाइना, जिसको हम बहुत अच्छा अपना भाई मानते थे, चीनी, हिंदी चीनी भाई भाई के जब नारे लगाते थे हम, उस पे चाइना ने हम पे अटैक किया। ठीक है जी, तो ये एक बिट्रेयल था बहुत बड़ा, जिससे हमें सीख मिली कि भैया अब हमें आगे से किसी भी देश पे ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। उसके बाद चाइना क्लोजनेस विद पाकिस्तान, भैया ये तो आज भी चल रहा है किस्सा। चाइना का क्लोजनेस विद पाकिस्तान इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है चाइना की क्लोजनेस विद पाकिस्तान से, बढ़ाओ रिलेशंस, अपने जो मर्जी कर लो, लेकिन द ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि हमें इससे दिक्कत है कि चाइना और पाकिस्तान मिलके इंडिया के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ओके, सो चाइना क्लोजनेस विद पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक तो है तो हमारी अगेंस्ट, ठीक है, और चाइना भी मिल रहा है, और चाइना एक ऐसी पावर है जो अपने पैसे के दम पे पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, इसका एक एग्जाम्पल है ड्रोन। ठीक है, सो चाइना जो है वो सस्ते दामों में ड्रोन बेच रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है वो ड्रोन, जो शादियों में ऐसे हेलीकॉप्टर नहीं घूम रहा होता, वो वाले ड्रोन की बात कर रही हूँ, वो ड्रोन पाकिस्तान हमारी कंट्री में नजर रखने के लिए वो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर भेज रहा है। तो आप समझ रहे हैं, चाइना जो है वो पाकिस्तान भेज रहा है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर भेज रहा है। तो ये क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद डैमिफिकेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब इसका एक अलग ही लोचा है भैया। एक रिवर है जो सैंगपो के नाम से ओरिजिनेट होती है। देखो, सैंगपो के नाम से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। कहां? सैंगपो का स्पेलिंग ये है,
TSANGPO, टी साइलेंट है। सैंगपो के नाम से ओरिजिनेट होती है चाइना के अंदर, और वो रिवर जो है वो बहती है इंडिया के अंदर, ठीक है। जो और हमारी कंट्री में जब ये बहती है तो हम इसको ब्रह्मपुत्रा बुलाते हैं। अब ये चाइना क्या कर रहा है, चाइना ना डैम बना रहा है सैंगपो रिवर पे, ठीक है। तो जब चाइना डैम बना रहा है सैंगपो रिवर पे, तो फ्लो ऑफ वाटर जो इंडिया के अंदर आ रहा है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना ने यहाँ पे डैम बना दिया, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो फ्लो ऑफ वाटर है इस पर्टिकुलर रिवर का वो कम हो रहा है। तो इंडिया ऑब्जेक्ट कर रहा है कि भैया यहाँ पे म्यूचुअल रिवर पे डैम बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है जी। तो ये भी एक बड़ी बहुत मेजर प्रॉब्लम है। रिसेंटली डोकलाम इन्वेजन हुआ था, डोकलाम के अंदर इन्होंने वन बेल्ट वन रोड का स्ट्रैटेजी अपनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। एक बेल्ट एक रोड, ठीक है, जहां पे ये लोग, चाइना जो है वो एक रोड, एक स्ट्रैटेजिक रोड बनाना चाहती थी, ताकि चाइना जो है वो हमारी कंट्री के उस पर्टिकुलर रीजन को ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। तो ये सब कुछ टेंशन मत लो, डिटेल में तुमको नोट्स में मिल जाएगा, रिटन मिलेगा, नोट्स में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओके जी। उसके बाद बात करते हैं इंडो चाइना के पॉजिटिव्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो पंचशील है। इंडो चाइना के पॉजिटिव में सबसे पहला हमको पंचशील याद आएगा। पंचशील क्यों है? क्योंकि 1954 के अंदर इंडिया के लीडर जवाहरलाल नेहरू और चाइनीज प्रीमियर जाओ एनलाई ने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया था, और वो पंचशील अग्रीमेंट 5 शील अग्रीमेंट था, मतलब 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे वो अग्रीमेंट को सेटलमेंट किया गया था, ओके। तो वो एक पॉजिटिव है। हमारे और चाइना के बीच में काफी ट्रेड होता है, ठीक है। आपको तो पता ही, हमारी जो पूरी टॉय मार्केट है वो चाइना से भरी हुई है, हमारी जूट मार्केट, हमारी हर चीज, ओके, मोस्ट नॉट हर चीज, there is actually 30-40% of our market is actually filled with China, okay. So trade जो है वो काफी ज्यादा subsequent है, ठीक है। और subsequent visits, हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना में विजिट करते हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में विजिट करते हैं, बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं, जिससे वो मिलके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके, टेरिटरी का कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सके। तो वो सारी चीजें जो है आपके पॉजिटिव्स में आ जाएंगी। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, दे आर जस्ट वॉचिंग द वीडियो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो ब्रिक्स पे आने वाला है। चाइनाज इकोनॉमी में इतना आपने कर लिया उतना बहुत है, इससे ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है। बुक का एज इट इज यहाँ पे मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ओके। अगली वीडियो मैं बहुत लेट नहीं डालूंगी, ये वीडियो के एक दिन बाद ही डाल दूंगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून, ब्रिक्स पे करेंगे, ब्रिक्स डिटेल में करने वाले हैं हम लोग उस पर्टिकुलर वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना क्या चीज़ नहीं समझ में आया, और अगर मेरी आवाज़ तुमको आज बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हो तो आई एम सो सॉरी, बट प्लीज़ bear with it, okay. Please share the video as far as long as you guys can. It is and thank you very much for watching. You guys are really giving a lot of love. Thank you so much, and have a nice day. See you guys. Thank you.